ये बहुत पुरानी बात है कि एक लड़का और उसका चाचा एक लकड़ी के मकान में रहते थे। लड़के का नाम होडाडेनन था, जिसका मतलब होता है आखिरी बचा हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके परिवार के सारे लोग मर चुके थे और अब अपने परिवार में वही अकेला रह गया था, इसलिए वह बस आखिरी बचा हुआ ही था। उसका सारा परिवार पिछले कुछ सालों में खत्म हो चुका था और ऐसा विश्वास किया जाता था कि उन सबको किन्हीं उन लोगों ने मारा था जिनके पास बुरे जादू टोने की ताकत थी। हर सुबह होडाडेनन का चाचा उसको खाना खिलाता था और फिर शिकार के लिए चला जाता था। उसके बाद होडाडेनन सारे दिन घर में अकेला रहता था। हर शाम को उसका चाचा शिकार से घर वापस लौटता था, फिर उसको खाना खिलाता था और सो जाता था। एक बार होडाडेनन घर में अकेला खेल रहा था कि उसको लगा कि उसने कभी अपने चाचा को खाना खाते नहीं देखा। सो उसने एक हड्डी का टुकड़ा लिया और उससे उस हिरन की खाल में छेद कर लिया, जिस खाल को वह रात को कंबल की तरह इस्तेमाल करता था। उसने सोचा, आज मैं देखता हूँ कि जब हम सो जाते हैं तब क्या होता है। उस शाम को भी उसका चाचा रोज की तरह शिकार से वापस लौटा। उसने होडाडेनन को खाना खिलाया और उसे जाकर सो जाने के लिए कहा। होडाडेनन आग के पास जाकर एक तरफ को लेट गया और दूसरी तरफ उसका चाचा काउच पर लेट गया। उस काउच पर जानवरों की बहुत सारी खालें पड़ी हुई थीं। होडाडेनन ने अपनी हिरन की खाल ओढ़ रखी थी और वह सोने का बहाना किए लेटा हुआ था, पर वह उस हिरन की खाल में अपने बनाए गए छेद से अपने चाचा को अच्छी तरह से देख सकता था। कुछ देर बाद होडाडेनन का चाचा आग के पास आया और धीरे से पुकारा, होडाडेनन, पर लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। चाचा ने 3 बार और उसका नाम लेकर उसको पुकारा, पर फिर भी वह चुपचाप पड़ा रहा और सोने का बहाना करता रहा। फिर उसका चाचा आग के और पास गया और उसमें जोर की एक फूंक मारी। आग में से कुछ चिंगारियां उड़कर लड़के के पैरों पर जा पड़ीं। उसका चाचा बोला, होडाडेनन, जरा संभल के, मैं तुमको जला रहा हूँ। हालांकि आग की कुछ और चिंगारियां होडाडेनन की नंगी टांग पर जा पड़ी थी और उसको जलन भी महसूस हुई थी, फिर भी वह चुपचाप पड़ा रहा। चाचा बोला, नहीं, होडाडेनन जाग नहीं रहा, सो रहा है। सो वह वापस अपने काउच पर गया और उसने उसके ऊपर पड़ी हुई खालें उठानी शुरू की। उसने पहले काउच का ऊपर का तख्ता हटाया और उसमें से बिर्च के पेड़ की छाल का एक बक्सा निकाला। होडाडेनन ये सब अपनी खाल के छेद में से साफ साफ देख रहा था। उसके चाचा ने उस बक्से में से एक छोटा सा बर्तन निकाला। वह बर्तन इतना छोटा था कि उसकी हथेली में ही बस ठीक से आ पा रहा था। उस बर्तन में से उसने कोई और चीज निकाली जिसको वह ठीक से देख नहीं सका। वह चीज 1 या 2 सेंटीमीटर गोली से भी छोटी होगी। फिर उसके चाचा ने एक छोटा सा चाकू निकाला और उस चाकू से उस चीज को छीला। उसकी छीलन उसने उस बर्तन में डाली और उस बर्तन को आग पर रख दिया। फिर उसने उसमें एक फूंक मारी और एक गाना गाया, ओ बर्तन तुम साइज में बढ़ जाओ, ओ बर्तन तुम साइज में बढ़ जाओ। होडाडेनन ने देखा कि जैसे ही उसके चाचा ने उस बर्तन के ऊपर फूंक मारी और गाना गाया, वह बर्तन साइज में बढ़ गया। अब बढ़कर वह बर्तन इतना बड़ा हो गया जितना कि घरों में कोई खाना पकाने वाला बर्तन होता है, और उसमें से अब किसी स्वादिष्ट खाने की खुशबू भी आने लगी थी। कुछ ही देर में खाना तैयार हो गया। उसके चाचा ने फिर उस बर्तन में फूंक मारी और गाना गाया, ओ बर्तन तुम साइज में छोटे हो जाओ, ओ बर्तन तुम साइज में छोटे हो जाओ। तुरंत ही बर्तन फिर से उसी साइज का हो गया जिसका वह पहले था। चाचा ने बीज की जो छीलन छीली थी वो वापस उस बर्तन में डाली, बर्तन को उस बिर्च के बक्से में रखा और उस बक्से को उसी तरह से काउच की खालों के नीचे के खाने में छिपा दिया और सोने चला गया। अगले दिन रोज की तरह उसका चाचा उठा, उसको खाना खिलाकर घर में अकेला छोड़कर शिकार पर चला गया। कुछ देर तक तो होडाडेनन घर में इधर उधर खेलता रहा। कभी वह अपने तीर कमान से खेलता, कभी कुछ और खेलता, पर उसके दिमाग से उसके चाचा का वह गीत नहीं गया जो उसने पिछली रात उस बर्तन के लिए गाया था। आखिर उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा कि उसका चाचा जब शिकार से वापस आएगा तो बहुत भूखा होगा, सो मैं उसके लिए खाना बनाकर रखता हूँ। सो होडाडेनन अपने चाचा के काउच की तरफ चल दिया। अपने चाचा की तरह से उसने भी उस काउच की खालें हटाईं और अंदर का खाना खोला।
बिर्च की लकड़ी का बक्सा निकाला और उस बक्से को खोलकर वह छोटा सा बर्तन निकाला। उस बर्तन में केवल सूखा हुआ एक आधा ही बीज रखा था। होडाडेनान बोला, तो यह है मेरे चाचा का खाना। पर ये तो काफी खत्म हो चुका है। अगर मुझे अपने चाचा के लिए काफी खाना बनाना है तो मुझे ये सारा बीज इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मुझे यकीन है कि वह ऐसे बीज और ले आएगा। सो होडाडेनन ने एक चाकू लिया और सारे बीज को छील लिया। उस बर्तन को वह आग पर ले गया और उस पर फूंक मारकर गाना गाया। ओ बर्तन तुम साइज में बढ़ जाओ। ओ बर्तन तुम साइज में बढ़ जाओ। जैसे ही उसने ये गाना गाया पिछली रात की तरह ही वह बर्तन साइज में बड़ा हो गया। वो अब घरों में पकाने वाले बर्तनों की तरह ही हो गया था और उसमें कुछ उबलने भी लगा था। पर होडाडेनन को इससे संतुष्टि नहीं थी। उसको लग रहा था कि उसका चाचा जब घर आएगा तो बहुत ज्यादा भूखा होगा, इसलिए मुझे और ज्यादा खाना बनाकर रखना चाहिए। सो उसने उस बर्तन पर और एक बार फूंक मारी और एक बार फिर वही गीत गाया। ओ बर्तन तुम साइज में बढ़ जाओ। ओ बर्तन तुम साइज में बढ़ जाओ। गाना गाते ही वह बर्तन फिर बड़ा हो गया और अब तो वह बर्तन बहुत ही बड़ा हो गया था और होडाडेनन को उसमें रखे खाने को चलाने के लिए अपने आप को थोड़ा फैलाकर खड़ा होना पड़ा। उसमें रखा खाना बहुत जोर से उबल रहा था और उसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। ये देखकर होडाडेनन ने सोचा कि अगर मेरे चाचा इसमें से थोड़ा सा खाना मुझे भी देना चाहे तो फिर तो ये खाना कम पड़ जाएगा। मेरे चाचा को तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि मैंने उनके लिए खाना बनाकर रखा। सो मुझे थोड़ा सा खाना और बना लेना चाहिए। सो उसने उस बर्तन में एक बार फूंक और मारी और वह गाना और गाया। अब क्या था, बर्तन साइज में फिर से और बड़ा और इतना बड़ा कि होडाडेनन को उस बर्तन में रखे खाने को चलाने के लिए अपने चाचा के काउच पर खड़ा होना पड़ा और उसमें रखे खाने को चलाने के लिए नाव चलाने वाली पतवार इस्तेमाल करनी पड़ी। पर इस सब को देखकर उसको इतना अच्छा लग रहा था कि वह रुकना ही नहीं चाह रहा था। उसने सोचा कि अब ये खाना हम दोनों के लिए तो ठीक है, पर क्या हो अगर हमारे घर कुछ लोग और आ जाएं? तो हमारे पास उन लोगों को भी तो खिलाने के लिए काफी खाना होना चाहिए। सो उसने चौथी बार उस बर्तन में फूंक मारी और वह जादुई गाना गाया। इस बार होडाडेनन को घर से बाहर निकलना पड़ा क्योंकि अब वह बर्तन इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि उसने उस कमरे की सारी जगह घेर ली थी। अब उस बर्तन में रखे खाने को चलाने का एक ही तरीका था कि वह एक बहुत ही बड़ा डंडा ले और घर की छत पर खड़ा होकर उससे उसको चलाए। जब होडाडेनन का चाचा घर लौटा तो सबसे पहली चीज उसने यही देखी कि पुडिंग घर के दरवाजे से उबल कर बाहर आ रही थी। फिर उसने सुना कि ऊपर कोई गा रहा था। उसने ऊपर देखा तो होडाडेनन धुआं निकलने वाले छेद में बैठा अपनी टांगे हिला रहा था और उस पुडिंग को चलाते हुए खुशी खुशी गाना गा रहा था, मैं कितना अच्छा रसोइया हूँ, मैं कितना अच्छा रसोइया हूँ, अब हम सब अच्छी तरह से खाना खाएंगे। उसका चाचा वहीं से चिल्लाया, भतीजे नीचे उतरो, जो कुछ भी तुमने किया है उसने तो मुझे मार ही दिया है। फिर उसने घर के दरवाजे से ही उस बर्तन में फूंक मारी और उसको छोटा करने वाला गीत गाया। जब वो बर्तन उतना छोटा हो गया जितना कि वो सबसे पहले था तब वो घर के अंदर घुसा। घुसते ही वह जाकर अपने काउच पर लेट गया और रोने लगा। अब तक होडाडेनन भी उस धुएं के निकलने वाले छेद से सी नीचे आ गया था। वह अपने बुए चाचा के पास गया और बोला, चाचा क्या बात है, तुम क्यों रोते हो? चाचा रोते रोते बोला, बेटा तुमने तो मेरा सारा खाना इस्तेमाल कर लिया है जो मैं खा सकता था। उस खाने के बिना तो मैं भूखा मर जाऊंगा, इसीलिए मैं कभी तुम्हारे सामने खाता नहीं था क्योंकि मैं जानता था कि तुम ऐसा ही करोगे। होडाडेनन बोला, चाचा सब कुछ इतना बुरा तो नहीं हो सकता, तुम जाकर दूसरा बीज ले आओ। चाचा बोला, नहीं बेटा, इस तरह से मैं दूसरा बीज नहीं ला सकता। यह एक ऐसा खाना था जिसको चेस्टनट कहते हैं। बहुत पहले, हालांकि तब भी वो बहुत ही खतरनाक था, फिर भी मैंने इसको हासिल कर लिया था। पर अब तो इसका लाना बहुत ही मुश्किल है और अभी यह और बहुत दिनों तक चलता, पर अब मैं दूसरा ऐसा चेस्टनट लाने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। होडाडेनन बोला, तुम फिक्र मत करो चाचा, अब यह मेरा काम है।
मैं वहां जाऊंगा और तुम्हारे लिए बहुत सारे चेस्टनट लेकर आऊंगा। चाचा बोला, यह मुमकिन नहीं है बेटा। वहां का रास्ता बहुत लंबा है और बहुत ही भयानक जीव उसकी रक्षा करते हैं। तुम्हारे परिवार के और भी लोग वहां गए थे पर कोई भी वहां से जिंदा नहीं लौट सका। फिर भी होडाडेनन ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। आखिर उसके चाचा को वहां का रास्ता बताना ही पड़ा। वह बोला, यहाँ से सीधे उत्तर की तरफ जाओ। वहां तुमको एक तंग रास्ता मिलेगा, उसी पर आगे चलते जाना। जैसे ही उसका पहला मोड़ आता है वहां दो बहुत बड़े सांप रहते हैं जो उन बुरे आदमियों के नौकर हैं जो उन चेस्टनट पेड़ों के मालिक हैं। कोई उनको पार करके नहीं जा सकता। होडाडेनन बोला, पर अगर मैं उनको पार कर जाऊं तो चाचा। चाचा बोला, अगर खुशकिस्मती से कोई उन सांपों को पार कर जाता है तो आगे जाकर उसको दो भालू मिलेंगे जो दो पहाड़ियों के बीच से जाने वाले रास्ते की रक्षा करते हैं। वे भी उन बुरे आदमियों के नौकर हैं। वे हर उसको फाड़ देते हैं जो वहां से गुजरना चाहता है। उसके बाद वहां दो तेंदुए पैंथर्स हैं जो उनके ऊपर कूद पड़ते हैं जो उनको अनदेखा करके गुजरना चाहते हैं। होडाडेनन, यह नहीं हो सकता बेटा, मैं तुमको वहां नहीं भेज सकता। होडाडेनन बोला, बस यही लोग हैं न, और तो कोई नहीं है न। चाचा बोला, क्या ये लोग काफी नहीं है? खैर इसके बाद वह जगह आती है जहां वे चेस्टनट के पेड़ उगते हैं। वहां 7 बहनें रहती हैं जिनके वे चेस्टनट के पेड़ हैं। उन 7 बहनों के पास बहुत सारी जादू की ताकत है। अगर कोई भी चेस्टनट चुराने के लिए आता है तो वे अपने घर से भाग कर आती हैं और उसे अपने डंडे से पीट पीट कर मार देती हैं। वहां से कोई अनदेखा नहीं जा सकता क्योंकि वहां एक पेड़ से एक आदमी की खाल लटकी रहती है जो चेस्टनट के पेड़ों के बगीचे की तरफ देखती रहती है और जब भी कोई आता है तो गाकर उन लड़कियों को बता देती है। होडाडेनन बोला, इस सब को बताने के लिए धन्यवाद चाचा। अब मैं अपने रास्ते जाता हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अब मैं आपका खाना लेकर ही लौटूंगा। फिर उसने 2 डंडियां उठाईं, उनको एक साथ बांधा और आग के पास रखकर चाचा से बोला, चाचा, इनका ध्यान रखना। अगर मैं ठीक रहा तो ये डंडियां अपनी जगह से नहीं हिलेंगी पर अगर मैं मर गया तो ये टूट जाएगी। इतना कहकर होडाडेनन अपने चाचा के लिए चेस्टनट लाने के लिए चल दिया। वह उत्तर की तरफ चला और जल्दी ही एक तंग रास्ते पर आ गया। उसने सोचा शायद यही वह रास्ता है जिसके बारे में उसका चाचा बात कर रहा था, पर ये तो कोई मुश्किल रास्ता नहीं लग रहा था, सो वह उस रास्ते पर और आगे चल दिया। जल्दी ही वह रास्ता मुड़ने लगा और आगे जाकर तो वह एकदम से ही बाने को मुड़ गया। होडाडेनन वहां रुका और उसने रास्ते से नीचे उतरकर पेड़ों के बीच में से चारों तरफ इधर उधर झांका। उसको उस रास्ते के दोनों तरफ सचमुच ही 2 बड़े सांप दिखाई दिए जो कुंडली मारकर बैठे हुए थे और किसी पर भी हमला करने को लिए बिल्कुल तैयार थे। होडाडेनन बोला, ऐसा लगता है चाचा कि तुम इस रास्ते को अच्छी तरह जानते हो। उसने 2 चिपमंक पकड़े और उनको अपने दोनों हाथों में पकड़कर उस रास्ते पर चल दिया। जैसे ही वह उन सांपों के पास पहुंचा तो इससे पहले कि वे उस पर हमला करें उसने वे दोनों चिपमंक उन दोनों के मुंह में ठूंस दिए। वह बोला, ऐसा लगता है कि तुमको शायद खाना चाहिए था। अब मैंने तुमको वह दे दिया है जो तुम लोगों को अपने आप शिकार करके खाना चाहिए था। हमारे भगवान ने किसी को किसी का नौकर नहीं पैदा किया, सो यहाँ से भाग जाओ। जैसे ही उसने ये कहा दोनों सांपों ने अपनी अपनी कुंडली खोली और अलग अलग दिशा में भाग गए। अब वह रास्ता साफ हो गया था, सो होडाडेनन उस रास्ते पर आगे चल दिया। इस बीच होडाडेनन के चाचा ने देखा कि होडाडेनन ने घर पर जो डंडियां छोड़ी थी जो अब तक कांप रही थी शांत हो गई थीं। अब वह रास्ता एक पहाड़ी जगह की तरफ मुड़ गया था। होडाडेनन ने फिर वह रास्ता छोड़कर आगे की तरफ देखा। उसने देखा कि आगे 2 बहुत बड़े बड़े पत्थर थे और वहां 2 बहुत बड़े बड़े भालू खड़े थे। वे भी उस चीज को फाड़ खाने के लिए तैयार थे जो वहां से गुजरती। होडाडेनन बोला, चाचा, इसका मतलब है कि तुम यहाँ से जा चुके हो। वह एक पेड़ पर चढ़ गया जहां उसको कुछ मधुमक्खियों की भिनभिनाहट सुनाई दी। उसने मधुमक्खियों के 2 छत्ते उखाड़े और इससे पहले कि वे भालू उसको पकड़ सके उन छत्तों को उसने उन भालुओं के मुंह की तरफ फेंक दिया। भालुओं ने तुरंत ही उनको अपने मुंह में दबोच लिया। लड़का फिर बोला, ऐसा लगता है कि ये भी भूखे थे।
अब मैंने इनको वह दे दिया है जो इनका सबसे प्रिय खाना है, यानी शहद। हमारे भगवान ने जिसने हमें सांस दी है उसने हमको किसी का नौकर नहीं बनाया। जैसे ही उसने ये कहा तो वे भालू भी घूमकर 2 दिशाओं में चले गए और होडाडेनन अपने रास्ते पर फिर से आगे चल दिया। इस बीच उसके घर में उसकी छोड़ी हुई डंडियों ने एक बार फिर से कांपना बंद कर दिया था और होडाडेनन के चाचा ने आराम की सांस ली। होडाडेनन फिर से आगे चला तो वह रास्ता एक जंगल की तरफ चला और पेड़ों के बीच में जाकर मुड़ गया। उसने फिर वही किया। अब उसको तेंदुए देखने थे। वह रास्ता छोड़कर एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां से वो उन तेंदुओं को देख सकता था। उन तेंदुओं की आंखें हरे अंगारे की तरह चमक रही थीं और वे सड़क के दोनों तरफ 2 बड़े पाइन के पेड़ों के पीछे छिपे बैठे थे। होडाडेनन फिर बड़बड़ाया, ओह चाचा, तुमको अपनी यात्रा के बारे में सब कुछ अच्छी तरह याद है। उसने अपना तीर कमान लिया, उससे उसने 2 हिरन मारे और उन दोनों को अपने कंधे पर उठाकर फिर से अपने रास्ते पर चल दिया। इससे पहले कि वे तेंदुए उस पर झपटते उसने दोनों की तरफ एक एक हिरन फेंक दिया और बोला, ओह लगता है कि तुम लोग भी भूखे थे। मैंने तुमको वह दे दिया है जो तुमको अपने आप शिकार करके खाना चाहिए था। समझ लो कि जिसने हमको चलने की ताकत दी है उस भगवान ने हमको किसी का नौकर नहीं बनाया, इसलिए तुम भी यहाँ से भाग जाओ। जैसे ही उसने ये कहा वे दोनों तेंदुए भी 2 दिशाओं में भाग गए और वह लड़का फिर से अपने रास्ते पर चल पड़ा। इस बीच होडाडेनन के चाचा ने देखा कि घर में होडाडेनन की छोड़ी हुई डंडियां बहुत जोर से हिल रही थीं, जैसे किसी तूफान से हिलती हैं, पर थोड़ी ही देर में वे शांत हो गईं। असल में वे डंडियां उन तेंदुओं के चले जाने के बाद शांत हो गई थीं। अब होडाडेनन के सामने का रास्ता बिल्कुल सीधा और साफ था। ऐसा लग रहा था कि उस रास्ते पर बहुत लोग चल चुके थे। यहाँ आकर लड़के ने कान लगाकर सुनना शुरू किया तो उसको पेड़ों के ऊपर से बहुत ही धीमी गाने की सी आवाज आई। वह जमीन पर रेंगते हुए झाड़ियों में से आगे बढ़ा और उसकी तरफ देखा जो गा रहा था। वह एक औरत की खाल थी जो पेड़ के ऊपर टंगी हुई थी और गा रही थी, जीनू जीनू जीनू, मैं ही वह हूँ जो सबको देखती हूँ, मैं तुमको भी देख रही हूँ। ये गीत बहुत ही कोमल आवाज में था, इतनी कोमल आवाज में कि होडाडेनन उसको मुश्किल से सुन सकता था। पर उसको ये भी मालूम था कि अगर वह उस खाल को दिखाई दे गया तो ये गीत और ज्यादा तेज आवाज में बदल सकता था। उस पेड़ के नीचे जिस पर यह खाल लटकी हुई थी पेड़ों का एक झुंड था जिसके ऊपर एक तरह का फल लगा हुआ था जो बड़े बड़े कांटों से ढका हुआ था। होडाडेनन जान गया कि यही चेस्टनट था। उस औरत की खाल के नीचे जमीन पर बहुत सारी हड्डियों का ढेर लगा हुआ था और दूसरी तरफ उन 7 जादूगरनियों का एक लंबा सा घर था। होडाडेनन ने सोचा कि अब उसको किसी की सहायता लेनी पड़ेगी, सो वह एक बासुके के पेड़ के पास गया और उसकी छाल से एक लंबी सी पट्टी तोड़ी। फिर एक जलती हुई लकड़ी और बेरी का रस लेकर उसने उस छाल के टुकड़े को इस तरह सजाया कि वह एक पेटी की तरह लगने लगी। उसको अपने कंधे पर डालकर वह नीचे झुका और उसने 4 बार जमीन को हल्के से थपका। वह बोला, मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तुरंत ही एक मादा मोल ने अपना सिर जमीन से बाहर निकाला और पूछा, होडाडेनन, बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? होडाडेनन बोला, दादी माँ, अगर मैं बहुत छोटा बन जाऊं तो क्या तुम मुझे अपने साथ धरती के नीचे से ले जाओगी? मोल बोली, ये तो बहुत आसान है, चलो चलें। ये सुनकर होडाडेनन ने अपने शरीर को अपने हाथों से मलना शुरू किया। धीरे धीरे वह इतना छोटा हो गया कि वह अब मोल के साथ धरती के अंदर सफर कर सकता था। धरती के नीचे से होकर वे उसी पेड़ के नीचे आ गए जिसके ऊपर उस औरत की खाल लटकी हुई थी। होडाडेनन ने फिर से अपने शरीर को अपने हाथों से मलना शुरू किया और तब तक मलता रहा जब तक वह अपने पुराने रूप में नहीं आ गया। फिर वह उस खाल से बोला, बहन, मैंने तुमको पहले कहीं देखा है, पर तुम किसी दूसरे से नहीं कहना कि मैं यहाँ हूँ। मैं तुमको ये सुंदर पेटी दूंगा। वह खाल बोली, अरे वाह, मैंने तो तुमको देखा नहीं। तुम मुझको ये पेटी दे दो तो मैं उन बहनों को यह नहीं बताऊंगी कि तुम यहाँ हो। होडाडेनन ने तुरंत ही वह पेटी उसकी तरफ उछाल दी। उसने भी उसको तुरंत ही पहन लिया। पहनते ही वह पेटी उसके चारों तरफ लिपट गई और उसको इतना कसकर बांध दिया कि वह फिर बोल भी नहीं सकी।
होडाडेनन ने भी तुरंत ही एक थैला भरकर चेस्टनट इकट्ठा कर लिए। फिर उसने अपनी दोस्त मोल को बुलाया और छोटा होकर फिर से वापस आ गया। उधर उस पेड़ के ऊपर जब उस औरत की खाल को थोड़ी सांस आई तब उसने गाना शुरू किया। जीनू जीनू जीनू, किसी ने मुझे रिश्वत दी है, मुझे नहीं मालूम वह कौन है। ये सुनकर वे सातों जादूगरनियां अपने लंबे से घर में से निकलकर अपना अपना डंडा लेकर भागीं। वे दौड़ी हुई वहां आई जहां उस औरत की खाल टंगी हुई थी, पर वहां तो उनको कोई दिखाई नहीं दिया। एक जादूगरनी बोली, कोई यहाँ था। दूसरी जादूगरनी बोली, हमारे कुछ चेस्टनट गायब हैं। तीसरी जादूगरनी बोली, ओ औरत की खाल, तू हमारी नौकर है, बोल और बता यहाँ कौन आया था। पर औरत की खाल कुछ नहीं बोली, वो केवल हवा में झूलती रही और गाती रही, जीनू जीनू जीनू, मुझे रिश्वत में एक नई चमकीली पेटी दी गई थी। चौथी जादूगरनी बोली, तू झूठ बोल रही है, ये तो केवल पेड़ की छाल है। पांचवी जादूगरनी बोली, तब यह वह आखिरी बचा हुआ होडाडेनन ही होगा जिसका चाचा उसको हमसे बहुत पहले चुरा कर ले गया था। छठी जादूगरनी बोली, अगर वह अब की बार आएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे और मार डालेंगे। आखिरी जादूगरनी बोली, हमको अपने नौकर को सजा देनी चाहिए। उसने अपना डंडा उठाया और उस औरत की खाल को उससे मारना शुरू किया। दूसरी जादूगरनियों ने भी अपने अपने डंडों से उसे बहुत मारा। काफी मारने के बाद वे सब जादूगरनियां अपने घर चली गईं और वह औरत की खाल वहां पर घायल सी लटकती रह गई। वह अभी भी धीमी आवाज में अपनी नई चमकती पेटी का गाना गा रही थी। इस बीच में होडाडेनन के घर में वे दोनों डंडियां फर्श पर गिर पड़ी थी। बूढ़े चाचा ने उनको फर्श पर से उठाया और फिर से खड़ा करके रख दिया और ध्यान से उनको देखने लगा। होडाडेनन तब धरती के नीचे ही था जब वे सातों जादूगरनियां आपस में बात कर रही थीं, सो उसने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। उसने मोल से कहा, दादी माँ, उन सातों जादूगरनियों को हमें इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए वहां वापस चलते हैं जहां वे रहती हैं। मोल धरती में और नीचे गई और होडाडेनन को उन बहनों के घर के नीचे उनके काउच के नीचे तक ले गई जहां वे सोती थीं। वहां एक रस्सी में उन सातों के दिल बंधे हुए थे। तुरंत ही होडाडेनन ने उछलकर उनके वे दिल पकड़ लिए और वहां से भाग निकला। सातों जादूगरनियों ने उसको देख लिया, सो वे अपना अपना डंडा लेकर उसके पीछे पीछे भागीं। इसी समय होडाडेनन के घर में उसकी दोनों लकड़ियां फिर से गिर पड़ीं। इसको देखकर बूढ़े का दिल इतना टूट गया कि वो उनको दोबारा खड़ी नहीं कर सका। वो वहीं लेटकर उनको घूरता रहा और सोचता रहा कि उसका भतीजा अब कभी जिंदा वापस लौटकर नहीं आएगा। उधर औरत की खाल ने पेड़ के ऊपर से गाया, जीनू जीनू जीनू, होडाडेनन के पास तुम्हारे दिल हैं और यही तुम्हारा अंत है। पहली जादूगरनी ने होडाडेनन को करीब करीब पकड़ ही लिया था, सो उसने उसको मारने के लिए अपना डंडा उठाया। जैसे ही उसने अपना डंडा उठाया, होडाडेनन ने एक दिल को उसकी रस्सी से कसकर बांध दिया, जिससे वह तुरंत मर गई। फिर जब दूसरी जादूगरनी ने उसको डंडा मारना चाहा तो होडाडेनन ने फिर वैसा ही किया। उसने दूसरे दिल को भी रस्सी से बांध दिया, सो दूसरी जादूगरनी भी मर गई। उसके बाद उसने बचे हुए 5 दिल भी रस्सी से बांध दिए और इस तरह से सातों जादूगरनियों को मार दिया। फिर वह उस पेड़ पर चढ़ा जिस पर वो औरत की खाल लटक रही थी। वो उस खाल को खोलकर नीचे ले आया और उसको नीचे आदमियों की हड्डियों के ढेर के ऊपर रख दिया। फिर वह एक सूखे हुए पेड़ को वहां तक लेकर आया। पेड़ को लाते हुए वह चिल्लाया, उठो मेरे रिश्तेदारों, उठो, एक पेड़ तुम्हारे ऊपर गिरने वाला है। तुरंत ही वे सारी हड्डियां और वो औरत की खाल जिंदा हो गए। वो औरत की खाल होडाडेनन की बहन थी। बहुत दिन पहले इन जादूगरनियों ने उसको और उसके दूसरे परिवार वालों को पकड़ लिया था। उन्हीं की हड्डियां वहां पड़ी हुई थीं। अब उसके सामने उसके माता पिता थे, उसके भाई थे और उसके परिवार के और लोग थे। सब जिंदा हो जाने पर बहुत खुश थे और होडाडेनन को उनको जिंदा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे थे। होडाडेनन ने जमीन पर से बहुत सारे चेस्टनट उठाए और अपने सारे रिश्तेदारों को बांट दिए और उनसे कहा कि वे उनको बो दें और फिर सबके खाने के लिए बहुत सारा खाना होगा। फिर वह थैला भर कर चेस्टनट अपने चाचा के लिए लेकर घर गया।
उसका बूढ़ा चाचा बेचारा हड्डियों का ढांचा बना अपनी काउच पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें उन दो डंडियों पर लगी हुई थीं। घर में घुसते ही वह बोला, चाचा चाचा, मैं आ गया। अपने भतीजे की आवाज़ सुनकर उसका चाचा उछलकर अपने काउच से खड़ा हो गया और उसको गले से लगा लिया। आज तक उसका चाचा अपने उसी घर में रह रहा है और उन्हीं चेस्टनट से अपने उसी बर्तन में अपनी पुडिंग बनाता है। तभी से भगवान के दिए ये चेस्टनट और दूसरी अच्छी चीज़ों की तरह किसी एक परिवार के नहीं हैं, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, बल्कि सबके हैं।